जंतर मंतर पर छात्रों अभ्यर्थियों का धरना अभी भी चल रहा है। लगातार हंगामे की स्थिति बनी हुई है। मॉनसून सत्र जिस दिन शुरुआत हुई उस दिन संसद मार्च के दिन हंगामा हुआ। उसके बाद अब भी वहां पर कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्य धरने पर बैठे हुए हैं और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। संसद में भी गतिरोध बना हुआ है। इस बीच कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों पर हमले की भी तस्वीरें हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर समाधान क्या है, आखिर किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं हम। और पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से भी ट्वीट कर छात्रों को, अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया गया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सुनवाई होगी, लेकिन इसके बावजूद गतिरोध बना हुआ है। आगे समाधान क्या होगा और पत्रकारों पर हमला ये क्या दर्शाता है, इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे न्यूज बायोस्कोप के एडिटर इन चीफ गंगेश गुंजन जी हैं। गंगेश जी, जिस तरह से ये मामला आगे लगातार खिंचता दिखाई दे रहा है, पीएम आश्वासन दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद सीजेपी के अभ्यर्थी अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं, हंगामे की स्थिति है। पत्रकार अगर वहां पहुंच रहे हैं तो उन पर भी हमले की तस्वीरें सामने आ रही हैं, कई सवाल सामने हैं। ऐसे में आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये आंदोलन कब से चल रहा है? लगभग 1 महीने से आंदोलन चल रहा है। आप 2-4 दिन आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब 34 दिनों के आसपास से ये आंदोलन चल रहा है। अचानक 18 से 20 जुलाई के बीच ये आंदोलन गति पकड़ता है। यूथ वहाँ जमा होते हैं। इसके पहले जब आंदोलन शुरू हुआ था तो ये सवाल खड़ा हुआ था कि इनमें दरअसल इतनी ताकत है भी क्या कि वो अपनी बातों को रख सकें। लेकिन यूथ वहाँ इकट्ठे हुए और सही बात है, नीट एक त्रासदपूर्ण परीक्षा बन गई है नीट को लेकर, और हमेशा एक संदेह का वातावरण रहा है। तो छात्रों का आक्रोश इसको लेकर था और इसको लेकर अगर कोई आंदोलन चल रहा है तो इसमें कहीं कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन इस आंदोलन में फिर उन्हीं चेहरों का शामिल हो जाना जो कि अलग अलग मुद्दों पर हर जगह पे खड़े हो जाते हैं, आंदोलन की विश्वसनीयता और आंदोलन की गंभीरता को कम करता है, कमतर करता है। स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो ऐसे चेहरों से बचें, लेकिन स्टूडेंट्स खुद चाहते हैं कि भीड़ इकट्ठी हो और ये जब ऐसे चेहरे जो पहुंचते हैं तो उनके साथ एक भीड़ भी पहुंचती है, जिससे कि ऐसा महसूस हो कि हाँ वाकई बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। लेकिन नीट की जो वास्तविक सच्चाई है, नीट को लेकर जो वास्तविक घटनाएं हुई हैं, नीट को लेकर जो असली प्रभावित हैं, वो कहीं इस भीड़ में दब जाते हैं। ये जो कुछ भी चल रहा है, ऐसा हम किसान आंदोलन में भी हमने देखा है, ऐसा हम लोगों ने शाहीन बाग में भी देखा है। ये लगभग इसी तर्ज पे सड़क को घेर लेना, उस पर सरकार को घेरने की कोशिश करना, थ्रू सड़क के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश करना, ये अगर लोकतांत्रिक तरीके से होता है, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। उस पर जो सख्ती बरती गई है, पुलिस बल ने जिस तरह से सख्ती बरती है, वो सवाल के घेरे में है। उसको लेकर सदन में सवाल किए जा रहे हैं, उसको लेकर सवाल खड़े भी किए जाने चाहिए। लेकिन हमारा सवाल इससे इतर भी बहुत कुछ है। हमारा सवाल ये है कि जो कवरेज करने के लिए वहां पत्रकार पहुंच रहे हैं, उनकी पत्रकारिता पर और उनकी योग्यता पर और उनके तमाम तरह के मुद्दों पर सवाल खड़े किए बगैर, मेरा ये कहना है कि अगर कोई माइक लेकर आपके पास पहुंचता है, अगर वो किसी भी चैनल का है, अगर वो छोटे चैनल का हो, बड़े चैनल का हो, कहीं का भी वो हो, अगर आप उसके साथ बदतमीजियां करते हैं तो ये बताता है कि आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आपसे कुछ नहीं होने वाला, आपकी तमाम कोशिशें ढेर हो जाएंगी, इसलिए कि आप अपनी बात रख नहीं पा रहे। किसी भी आंदोलन को बड़ा करने के लिए बहुत जरूरी है कि उस आंदोलन की बातें मुखर रूप से रखी जाएं, बजाय इसके कि जो आपकी मदद करने या मान लीजिए आपकी आलोचना करने आपके पास माइक लेकर पहुंचता है या पत्रकार पहुंचता है, आप उसकी पिटाई करेंगे। तो आप तो वही कर रहे हैं, आपकी भाषा वही है जो गुंडों की, लठैतों की भाषा होती है। तो लोकतंत्र को किस ओर ले जाना चाहते हैं आप?
पत्रकारों पर हाथ उठाना एक गंभीरतम अपराध होना चाहिए। और अभी आप हाल के दिनों में देखें, आप वो पार्टियां जो लगातार चुनाव हार रही हैं, चुनाव हराने वाले कौन लोग हैं? यहां की आम जनता है, लगातार चुनाव हार रही है, वो सारा फ्रस्ट्रेशन पत्रकारों पर निकाल रही है। क्यों भैया? पत्रकार तो चुनाव नहीं लड़ते, ना वो आपके विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं, फिर किस बात के लिए फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं आप यूथ पे? आज सदन में अलग अलग दल के चुने हुए एमपी शामिल हो रहे हैं एक एनडीए फोल्डर में, इसके लिए पत्रकार कहां दोषी है? देखिए, दिल्ली के साथ साथ पटना से भी ऐसी तस्वीरें आई हैं कि पटना में उससे भी बुरा सलूक पत्रकारों से किया गया है, और महिला पत्रकारों के साथ तो ऐसा दुर्व्यवहार किया गया है जो इससे पहले इतिहास में नहीं हुआ होगा। देखिए, ये कुंठित मनोदशा है। दरअसल समस्या ये है उदय कि इनकी तमाम कोशिशों के बावजूद, पत्रकारों को 1000 बार कटघरे में खड़े करने के बावजूद उनकी विश्वसनीयता, पत्रकारिता की विश्वसनीयता कायम है। यह असली दर्द है। आज वो जो लफंगे वहां बोल रहे हैं, उन लफंगों से ज्यादा विश्वसनीय आवाज आज भी पत्रकारों की है। असली दर्द यहां है। आप लोकतंत्र में अलग अलग आवाजें आएंगी, उन आवाजों को आप दबा नहीं सकते हैं। आवाजें उभरनी चाहिए, आवाजें आनी चाहिए। एक सीमा तक सारी चीजें अलाउ हैं, लेकिन जब आप देश के खिलाफ कुछ बोलना शुरू कर देते हैं, सेना के खिलाफ कुछ बोलना शुरू करते हैं, तो एक पत्रकार का ये फर्ज होता है कि वो आपसे पूछे कि भैया, ये मामला था आपका, इसमें देश की सेना कहां आ गई? ये मामला था आपका, इसमें देश कहां आ गया? आप एक मुद्दे को लेकर अगर कोई चीज शुरू करते हैं तो उसके बाद ये तमाम जो चीजें होती हैं वो बताती हैं कि किस लेवल का फ्रस्ट्रेशन और किस तरह के कुंठित लोग उस भीड़ में जमा हो रहे हैं। ये वही है जो मेन होल का ढक्कन उठा के बेच देते हैं। ये वो लोग हैं जो हाथ उठाते हैं, उनके घर के संस्कार वो हैं। पत्रकारों पर, पत्रकार कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति नहीं है। तो मेरा जो अपना ये मानना है कि आप अगर आंदोलन किसी विषय को लेकर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उस विषय को लेकर आप सरकार को घेरते हैं, घेरिए, तमाम चीजें आप कर सकते हैं, कीजिए। लोकतांत्रिक तरीका सबके लिए खुला हुआ है। सरकार आपको रोकती है, पत्रकार आपके साथ खड़े हो जाते हैं। पत्रकार उन्हीं मुद्दों को, आप बोलते हैं कि साहब पत्रकार हमारे मुद्दे नहीं उठाते। एक गोदी मीडिया का एक नैरेटिव जड़ा गया है, और देखिए इस नैरेटिव के जरिए नारेबाजी ये बेहुदापन है। मैं आपको बताता हूं, इसी तरह की एक नैरेटिव बहुत पहले रखेल पत्रकारिता कहा जाता था। कहां गए वो लोग? रखेल पत्रकारिता कहां गई है? और तब भी उसका विरोध होना चाहिए था, तब भी उसका विरोध हुआ। और आज जो गोदी मीडिया कहने वाले हैं वो हाशिए पर कहीं खड़े हैं, वो उन्माद पैदा कर सकते हैं, वो उन्माद पैदा कर रहे हैं। बस इसके अतिरिक्त उनकी आवाज में इतना दम नहीं है कि वो जनमत को एक तरफ खड़ा कर दें, नहीं है। देखिए, जनता को लेकर ये मैं आपको एक बात बताता हूं कि जो यूथ हैं, यूथ को आप मोटिवेट करते हैं, कोई मुद्दे को लेकर सरकार को घेरते हैं, यूथ में वो ताकत है कि वो सरकारों को हिला सकती है, लेकिन उनको लीड करने वाला कोई बहुत विश्वसनीय आदमी चाहिए। आप कह सकते हैं कि जो आपको जेपी आंदोलन था वो बहुत छात्रों का आंदोलन था, लेकिन जेपी ने कितने हाथ उठाए पत्रकारों पर? जेपी आंदोलन के मंच पर दिनकर की कविताएं पढ़ी गई, किसने हाथ उठाया तब? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून भी जुड़ गए हैं। पंकज प्रसून को हम जोड़ना चाहेंगे अपने साथ। हाँ, पंकज प्रसून जी, आपका न्यूज बायोस्कोप में बहुत बहुत स्वागत है।
पंकज जी हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ गंगेश गुंजन भी हैं। आपसे चर्चा हम लोग इस बात को लेकर कर रहे थे कि देखिए जिस तरह से गोदी मीडिया के नाम पर पत्रकारों से बदसलूकी हो रही है, जंतर मंतर पर जब कवर करने के लिए पत्रकार पहुंच रहे हैं तो उनके साथ बदसलूकी की घटनाएं हो रही हैं। पंकज जी जी बिल्कुल, देखिए इसमें सैनिकों के साथ भी हो रही है बदसलूकी, पत्रकारों के साथ भी हो रही है, धर्म गुरुओं के साथ भी हो रही है। मतलब जो भी मेन स्ट्रीम है, आप किसी भी तरह देश को कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वो सब पे ये अटैक कर रहे हैं। देखिए फौज के बारे में भी कहा जा रहा है कि ये मोदी की फौज है, गोदी की फौज है। इंडियन आर्मी के बारे में गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं। उसी तरह आप देखिए सीआरपीएफ वालों के खिलाफ जो हो रहा है, रैपिड एक्शन फोर्स के खिलाफ भी हो रहा है, पत्रकारों के खिलाफ भी हो रहा है। यहां तक कि कल जो डॉक्टर्स वहां पे गए उनको भी गोदी कह के मारा गया। अगर देश में हर कोई कंट्रीब्यूट करने वाला, देश के लिए मेहनत करने वाला, पसीना बहाने वाला अगर गोदी है तो फिर क्या किया जा सकता है। कल इन्हीं में से कुछ लोग पत्रकारों के पास आएंगे कि सर हमारी ये समस्या है, हमारी समस्या को उठाओ जी। हम तो देखिए, हम तो सिर्फ समाज का आईना है जो दिख रहा है। अच्छा लोग बोलते हैं कि गोदी है, ठीक है, हमारी रिपोर्ट अगर गलत है तो मोदी को हार जाना चाहिए था। अगर वो हार रहा होता तब अगर हम जीत दिखाते तब हम गलत थे, लेकिन अगर वो जीत रहा है और कह रहे हैं कि जीत रहा है तो फिर हम गोदी हो गए। मतलब कुछ तो तर्क होना चाहिए ना। आप आईटी प्रोफेशनल्स को बोल रहे हैं कि वो गोदी हो गए हैं, आप बीएसएफ के जवान को बोल रहे हैं गोदी हो गए, आरएएफ के रैपिड एक्शन फोर्स को बोल रहे हैं गोदी हो गए, मीडिया गोदी हो गई, आर्मी गोदी हो गई, सब गोदी हो गए, चुनाव आयोग गोदी हो गया, न्यायपालिका के बारे में बोल रहे हैं, न्यायपालिका गोदी हो गया। मतलब क्या करें, इस देश में कुछ ना करके हम भी चले जाएं और वही पत्थर बरसाएं, तब हम निष्पक्ष माने जाएंगे। प्रसन्न एक सवाल मेरे ज़हन में, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मैं एक सवाल ये जानना चाहता हूं कि असली कुंठा क्या है उस भीड़ की। वो क्या ये सच्चाई नहीं है कि आज भी जो एक पत्रकार वहां खड़ा होता है उसकी बातें अधिक विश्वसनीय मानी जाती हैं और वो जो लफंगे वहां हमला कर रहे हैं उनकी बातों का कोई महत्व नहीं है? असली कुंठा वहां है कहीं? मुझसे पूछ रहे हैं? जी 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 पंकज जी एक बार थोड़ा सा सवाल दोहराइएगा, थोड़ी गूंज रही है आवाज, इको हो रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि असली कुंठा क्या है उस भीड़ की? क्या ये है बड़ी वजह कि आज भी पत्रकारों की बातें उनसे अधिक विश्वसनीय हैं और इसलिए वो अपनी कुंठा इस तरह से निकाल रहे हैं? मैं एक बात बता रहा हूं सर, देखिए इसमें दिक्कत कहां पे आ रही है कि तमाम एनजीओज हैं उसमें लगे हुए, तमाम अब तो क्रिश्चियन चर्चेस के फादर भी आ गए हैं वहां पे, और कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनको आप हर कोई पहचानते हैं कि कौन है। अरुंधति राय को देखिए, हर्ष मांदर, ये सब को पहचानते हैं। ये सब कौन लोग हैं और क्यों आए हैं? भारत सरकार जो एफसीआरए बिल ला रही है जिससे एनजीओ की आमदनी बंद हो जाएगी, जिससे कई पत्रकार जैसे जो बाहर से पैसे मंगाकर काम कर रहे हैं उनकी आमदनी बंद हो जाएगी। अभी आपने देखा जो कन्वर्जन हो रहा है वो पैसे का उनको सदुपयोग करना होगा, दुरुपयोग नहीं करना होगा। तो ये सारी ताकतें इकट्ठा हुई हैं कि एफसीआरए बिल किसी तरह रुक जाए। छात्रों को तो ढाल बनाया जा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि भारत में पहली बार किसी परीक्षा का ये क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है और यहां तो कम से कम पकड़कर सजा देने की बात हो गई। हमने तो देखा है कि परीक्षा में चोरी होने पर मुलायम सिंह यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि बच्चे चोरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। लालू राज में क्या होता था परीक्षा में, और आज भी कांग्रेस के राज में, अशोक गहलोत के राज में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुआ। उनको सिर्फ ढाल बनाया जा रहा है सर, उनको सिर्फ बहकाया जा रहा है। हकीकत यह है जो बिल ला रहे हैं ना, इसको रोकना है और कुछ मुद्दा चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, 15 मई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कॉकरोच, 16 तारीख को यह पेज बन जाता है कॉकरोच जनता पार्टी, 17 तारीख को 2 मिलियन फॉलोअर हो जाते हैं। ये नेचुरल है ही नहीं।
बिल्कुल। और फिर देखिए उनको मुद्दे की तलाश थी, कॉकरोच पे तो आता नहीं। अभिजीत दीपके ने पहले अनाउंस किया कि हम आ रहे हैं, उसके बाद कहा कि ये छात्रों का मुद्दा है। ये ढूंढ रहे थे सर कि कुछ तो ऐसा मिले, कुछ तो ऐसा मिला जिसका बहाना बनाकर हम उतर सके। बिल्कुल। छात्रों का को भ्रम में डालकर इंस्टा रील्स बनाकर अमेरिकन सोशल मीडिया ऐप के जरिए बहकाया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां छात्र नहीं है, लेकिन अगर 20% छात्र हैं तो 80% दूसरे लोग हैं। वो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, वो लेफ्टिस्ट हैं, वो एनजीओ वाले हैं, कुछ विपक्षी दलों के कार्यकर्ता आ गए हैं। आप आज ही मैं आप रिपोर्ट देख रहा था, कतर से खाना ऑर्डर किया जा रहा है। बताइए कतर को क्या मतलब है पेपर लीक से? बिल्कुल बिल्कुल। ये तमाम ऐसा लग रहा है जिससे गिरोहबंदी हो रही है वहां पर। आप आंदोलन करें, छात्रों के आंदोलन को कौन रोक रहा है? मैं अभी चर्चा भी कर रहा था कि एक विश्वसनीय चेहरा दिखा दीजिए ना। 75 के आंदोलन को आप स्टूडेंट मूवमेंट कहते हैं, आप छात्र आंदोलन कहते हैं, लेकिन 75 के आंदोलन को लीड करने वाला जयप्रकाश नारायण जैसा व्यक्तित्व था। आज किस चेहरे को लेकर सामने खड़े होंगे? ये क्या आंदोलन, ये किस दिशा में जाएगा? ये कोई है इस पर अंकुश रखने वाला? सर सबसे पहले तो इस आंदोलन का कोई लीडर नहीं है, कोई एक लीडर नहीं है। सोनम वांगचुक कुछ बोलता है तो अभिजीत दीपके मना कर देता है, अभिजीत दीपके कुछ बोलता है तो तीसरा मना कर देते हैं केजरीवाल। राहुल गांधी अपना गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। एक दिन पहले कहे कि हम चर्चा करना चाहते हैं, जब सरकार ने कहा कि ठीक है चर्चा करो तो कहते हैं कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो। जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देगा तो कल समाजवादी पार्टी कुछ और मांग रखेगी। सरकार करे तो क्या करे? आप एक चीज बताइए कि क्या करना है, या फिर आप बिंदु में लिख के दीजिए जिसमें सारे लोग सहमत हों। सोनम वांगचुक कुछ और चिट्ठी लिख रहा है, राहुल गांधी कुछ और चिट्ठी लिख रहे हैं, अखिलेश यादव कुछ और चिट्ठी लिख रहे हैं। सरकार किससे बात करे? अब बिल्कुल मेरा मकसद ये है अराजकता, हिंसा होगी तो ये हिंसा मल्टीप्लाई होगी। अब सामने वाला अगर मान लिया कि सुरक्षा बल के जवान कुछ इसको रोकने के लिए बल प्रयोग करते हैं तो उसकी तस्वीरें वायरल की जाएगी कि देखिए बच्चों को मारा, और इस तरह करके पूरे देश में एक माहौल बनाया जा रहा है। इसके लिए खूब पैसे आ रहे हैं सर, पैसे तो इतने आ रहे हैं कि अमेरिकन कंपनी का हॉट डॉग वहां पे खुलेआम दिया जा रहा है, बांटा जा रहा है। मैकडी का बर्गर आ रहा है, मैकडी के बर्गर और अमेरिका के वो सबवे के हॉट डॉग से कौन सी क्रांति होगी सर? आप बताइए। नहीं, मेरा कहना है कि भाई आपको सरकार से जितना लड़ना है लड़िए, आपको जो कहना है कीजिए, आप सरकार को घेर लीजिए, गिरा दीजिए, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप पत्रकारों को बोलने से जब रोकते हैं, जब आप सवाल से घबराते हैं, तो कल क्यों सवाल पूछते हैं कि पीएम आपके हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं देते? आप तो सत्ता में आने से पहले वही कर रहे हैं, आपके पास जवाब नहीं है किसी सवालों का। हमारा तो ये कहना है कि आप भी अपनी बात रखिए, सामने वाला भी अपनी बात रखे। बिल्कुल, ऐसा थोड़ी है कि किसी को हम प्लेटफॉर्म नहीं दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही कोई थोड़ा सा अनकंफर्टेबल क्वेश्चन आ जाए तो गोदी मीडिया हाय है, मॉब लिंचिंग कर दो, उसका कपड़े फाड़ डालो। महिलाओं के पता चला कि 10 लोगों की भीड़ महिला पत्रकार के कपड़े फाड़ रही है। और क्या है ये? और हुल्लड़बाजी देखिए, उसकी रील बनाई जाती है और उसमें स्लग लगाया जाता है, देखिए ये इनके कपड़े कैसे उतार दिए गए, कैसे उसको औकात दिखा दी गई। ये हुल्लड़बाजी है वहां। अरे मीडिया को क्या औकात दिखाएंगे, हम तो माध्यम हैं। हम आज कोई एक चैनल तो है नहीं, इस देश में 5000 से ज्यादा अखबार हैं, 400 से ज्यादा चैनल हैं, और न जाने कितने यूट्यूबर हैं और इंस्टा सोशल मीडिया। अब तो किसी एक का वर्चस्व रहा नहीं, मार डालो 2 4 10 को। इससे ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि आप बहुत बड़े क्रांतिकारी हो जाएंगे, लेकिन लक्ष्य होना चाहिए कि आप चाहते क्या हो। आप एक बार बता दो कि आपकी इच्छा क्या है, आप सॉल्यूशन बता दो ना। तो सॉल्यूशन नहीं बताना है, मुझे सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करना है। और एक बात मैं बता दूं कि भारत सरकार ने हाल के दिनों में जिस तरह से जियोपॉलिटिक्स में स्टेप्स उठाए हैं, बहुत सारे लोग नाराज हैं। अगर आप ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हैं तो ब्रिटेन चुपचाप बैठ के ताली नहीं बजाएगा, वो कुछ ना कुछ करेगा। अगर आप किसी भी देश को पीछे छोड़ते हैं, किसी देश के सामने आंखों से आंखें मिलाकर अगर ट्रंप की बात करते हैं ना, तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा, और उसका भी दुष्परिणाम भुगतना पड़ रहा है इस सरकार को। मोदी जी ने कहा था कि मैंने कितने लोगों से दुश्मनी मोल ली है आपको नहीं पता है।
अब अब वो सारी बातें कहने का वक्त है नहीं, लेकिन बहुत लेयर्स हैं इस आंदोलन में। जी देखिए, एक बात को लेकर दुख ये भी होता है कि जब पत्रकारों के साथ बदसलूकी की तस्वीरें आती हैं तो उनमें से पत्रकारों का एक समूह और बुद्धिजीवियों का एक समूह ऐसा भी है जो उन्हें इससे खुशी होती है, वो इसे सोशल मीडिया पर प्रचारित करते हैं। बिल्कुल सर, देखिए पत्रकार भी मतलब अपने पॉलिटिकल पार्टी के अनुसार बट गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए, कुछ कम्युनिस्ट पत्रकार हैं, उनको हमेशा हिंसा चाहिए, उनको मजा आता है हिंसा कवर करने में। जब कोई आप देश की कोई उपलब्धि बताइएगा तो वो कहेंगे कि गोदी है। अगर आप बोलिएगा कि स्काई रूट कंपनी ने सैटेलाइट लॉन्च करके ऑर्बिट में स्थापित कर दिया तो बोलेगा कि ये तो गोदी मीडिया है। कोई भी अचीवमेंट बता दीजिए, मेट्रो ट्रेन के बारे में बता दीजिए, तो उनको हमेशा पोस्ट होती है। उनको हमेशा ये लगता है कि 4 पुलिस वाला क्यों नहीं मारा गया, क्रांति क्यों नहीं हो रही है। और पॉलिटिकल पार्टी के लाइन पे अलग अलग बटे हुए हैं। पत्रकारों में भी तो जात धर्म सब है ना। हाँ, ये भी एक इशू है। उसी के अनुसार बात करते हैं। कुछ लोग इतने फ्रस्ट्रेट हैं कि बुढ़ापे में वो क्रांति की बात कर रहे हैं, खुद खड़े नहीं हो पा रहे हैं, अपने बाल बच्चों को नहीं भेजेंगे लेकिन बाकी सबके बाल बच्चे जाके वहां मारा मारी करें और बैठ के फेसबुक पे लिखे जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर। अपने बच्चों को भेजो ना, बिल्कुल क्रांतिकारी तब समझे। मेरा देखिए, अपना बच्चा मेरा पढ़े या दूसरे का बच्चा जाके मार खाए। बिल्कुल। और बनते हैं पत्रकार। सबसे बड़ी बात है कि प्रश्न पत्र लीक को लेकर सभी संवेदनशील हैं। पत्रकार उसको लेकर खुशियां मना रहे हैं, दीपावली मना रहे हैं, ऐसा नहीं है। पत्रकार भी उस मुद्दे को उठा रहे हैं। आप कहते हैं कि साहब आपके मुद्दों को एड्रेस नहीं किया जा रहा है। आज बताइए टेलीविजन पर क्या चल रहा है, और आज से नहीं चल रहा है। नीट जब से प्रश्न पत्र लीक हुआ, सारे टेलीविजन चैनल ने सबने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया कि कैसे हुआ। अच्छा सर, एक चीज मैं पूछता हूं, क्या राम मंदिर का मुद्दा मीडिया में नहीं चला? खूब चला है। क्या प्रश्न पत्र लीक का मुद्दा मीडिया में नहीं चला? ऐसा कौन सा ऐसा सवाल है जिसको सरकार के खिलाफ था और मीडिया ने कवर नहीं किया? लेकिन एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। क्योंकि मेरे मन का नहीं कहोगे तो मैं तुम्हें गोदी कहूंगा। हाँ, यही है कि मेरे मन का कहो तब तुम न्यूट्रल हो। मतलब रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अभिषेक शर्मा न्यूट्रल है। लेकिन जैसे ही आपने कह दिया कि देश ने ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम डील कर लिया, जापान के साथ 6 बिलियन का ट्रेड समझौता हो गया, सर ये तो गोदी है। गोदी हो गया। हाँ, ये गोदी हो गया। मतलब देश के बारे में अच्छा मत बोलो, सरकार की कोई उपलब्धि मत बताओ, सिर्फ समस्याएं गिनाओ, तभी आप न्यूट्रल माने जाओगे। ये कौन सी परिभाषा है भाई? बिल्कुल। और इस आंदोलन के भीतर क्या कुछ चल रहा है, इसके अंदर की कहानियां तरह तरह से निकल कर आ रही। कुछ वीडियो शेयर भी हुई हैं, हालांकि चूंकि उस तरह की वीडियो नहीं शेयर मैं करता, इसलिए मैं उसे नहीं डाला हूं। मंच पर किस तरह के गाने, देशभक्ति गीतों पर किस तरह की चीज़ें हो रही हैं, वो भी वीडियो आ रहे हैं। बहुत स्वाभाविक है कि इतने बड़े मुद्दे को मेरा क्या आपको नहीं लगता कि इतना बड़ा मुद्दा है, नीट में प्रश्न पत्र लीक का मुद्दा है, कुछ बच्चों की जानें गई हैं, और इस जैसे मुद्दे को कैश करने के बजाय, इस जैसे मुद्दे को सही तरह से एड्रेस करने के बजाय इसको कैश करने की कोशिश की जा रही है। प्रसन्न जी, देखिए सर, जिस दिन ये खबर आई कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है, उसके बाद से कार्रवाई देखिए। अब तक 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। सीबीआई जांच कर रही है इस मामले की। गिरफ्तार लोगों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के बाद सरकार ने कही ये तो हो गई कार्रवाई। आगे का स्टेप, सरकार हायर एजुकेशन बिल लेके आ रही है, जिसमें परीक्षा जो है यूपीएससी के तर्ज पर हो, और उसमें कई स्टेट हैं, कौन स्टेट किस राज्य में जाएगा ये जानकारी नहीं है। उसके लिए अलग से पाइपलाइन बनाया गया है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सेंटर्स के चुनाव के लिए, तो मतलब बहुत कुछ उसमें है। हायर एजुकेशन बिल 2026 जाके पढ़िए, ताकि भविष्य में कभी भी प्रश्न पत्र लीक ना हो सके। तो सरकार दोनों तरह से ये काम कर रही है, जिसने गलत किया उसको सजा मिले और भविष्य में ना हो सके। लेकिन ये चीज तो बताना नहीं है किसी को। यहां तो क्रांति करनी है। यहां पता चला आग लगा दो पार्लियामेंट में, राष्ट्रपति भवन के पास कल एक पेट्रोल पंप है, वहां पे आग लगाने की कोशिश की।
मतलब तोड़ डालो पर समस्या का समाधान नहीं बताएंगे कोई। बस वो करना क्या है ये बताओ ना। हाँ, बाहर ये मैसेज देना है, मुद्दों के को हल करना मुख्य बात नहीं है। मुख्य ये है कि बाहर ये संदेश जाना चाहिए, उनके आकाओं तक ये संदेश पहुंचना चाहिए कि उन्होंने बहुत कुछ डिस्टर्ब कर दिया, और यही मुख्य मुद्दा है यहाँ का। और आप बताइए ना 22 दिन कहाँ थे ये साहब, ये गुप्त रूप से कहाँ थे? उसके बाद जब वो आए तो बाकी फिर अखिलेश और तेजस्वी गए, कहाँ गए? देश को पता है ये किससे मिले, कहाँ गए? वही ना। तो सत्र के पहले सारे बड़े नेता अगर विदेश होकर आएंगे और सत्र के ठीक पहले इस तरह अराजकता होगी तो लोग तो सवाल पूछेंगे ना कि क्या कनेक्शन क्या है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप कोई पॉलिटिकल मुद्दा उठाते हैं तो उसमें पक्ष विपक्ष की बातें एक जगह पर सही हो सकती हैं, नजरिया अपना हो सकता है, लेकिन जब आप जनहित के मुद्दे, छात्रों के मुद्दे उठाते हैं और उस पर राजनीति करने की कोशिश करते हो, तो ये मेरे ख्याल से आप उस एक पीढ़ी के लिए बहुत गलत कर रहे हैं जो आप पर ब्लाइंड फेथ कर रही है। जी, एक चीज और, सरकार कह रही है कि एनटीए या नीट से जुड़े या छात्रों से जुड़े हर मुद्दे पर हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, बहस करने के लिए तैयार हैं। आप जितना वक्त ले लो उतना करो, संसद में सरकार को घेरो आप, बिल्कुल हम हर चीज के लिए तैयार हैं। लेकिन नहीं, बहस नहीं करना है, क्योंकि बहस करेंगे तो बहुत सारी चीजें आएंगी फिर सामने, और इससे भाग रहे हैं वो। उनको तो सिर्फ ऊपर ऊपर माहौल बनाना है ना। अगर मेडिकल की बात की जाए तो मेडिकल में 2014 से पहले कितनी सीटें थी? पूरे देश में 53,000। हाँ, आज कितनी है? 1,36,000 से ज्यादा। कितने मेडिकल कॉलेज से पहले? आज कितने हैं? 2.5 गुना आज में 2010। तो ये सारी बातें आएंगी, किसके राज्य में ज्यादा प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, आंकड़े फैक्ट्स निकलेंगे। नहीं, कौन लीक करवा रहा है ये भी निकलेगा। बिल्कुल, किसने चोरी सारे का फैक्ट परीक्षा में सामने आ समर्थन जाए, किया था ये भी बात होगी। हाँ, तो इन सब बातों से भागना है, बहस तो करना नहीं है, क्योंकि फिर तो सही तस्वीर सामने आ जाएगी ना जनता के सामने। और नहीं, मेरा मानना है कि ये जो नीट डॉक्टर्स की परीक्षा, नीट की परीक्षा के बाद डॉक्टर बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है, 2003 में मुन्ना भाई एमबीबीएस बनी थी, और उसके पहले से कौन कौन नेता के पुत्र और पुत्री डॉक्टर बन रहे थे, पूरी दुनिया को खबर थी। इसके बावजूद आपको लगता है कि नीट 2026 में एक बहुत बड़ा अपराध हो गया, या हम कहें कि बहुत ऐसा चमत्कारिक चीज हो गया है, इतना बड़ा गुनाह हो गया है। मुझे गुनाह बहुत बड़ा है ये, लेकिन ये एक परंपरा की तरह यहाँ निभता आ रहा है और इसको हटाने की जरूरत है। उसके लिए सकारात्मक बहस की जरूरत है और बहुत सकारात्मक सोच की जरूरत है। चलिए पंकज जी, अच्छा, दुनिया में किसको नहीं पता है कि मीसा भारती कितना बड़ा मेडिकल टॉपर थी और कैसे बनी? मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, और वो भी कल बयान दे रही थी कि हम भी आहत हैं। वाह वाह, मीसा भारती भी जब आहत है कि परीक्षा में गड़बड़ी हो रही है, लगा कि मैं डूब जाऊं पानी में। ये हाल है इन लोग का। चलिए, मैं इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन खैर मेरा कहना यह है कि क्या हो रहा था इसमें, कोई आज तक आप एकदम से अंधे बने हुए थे, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा था। 2026 में अचानक आपको सब दिखने लगा, तो ये एक चिंता का विषय है। और सरकार को घेरने में कोई बुराई नहीं है, सरकार को आपको जो करना है कीजिए, पॉलिटिकल लाइन अपनी जगह है, लेकिन जब आप किसी की आवाज बंद करने की कोशिश करते हैं तो ये आवाज उठेगी, वो स्टूडियो से भी उठेगी और सड़क पर भी उठेगी। प्रसन्न, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम लोग अपनी चर्चा में आगे भी इसी तरह से जुड़ते रहेंगे। जी शुक्रिया। तो देखिए, अब बड़ा सवाल यह है कि समाधान क्या होगा, और जिस तरह से गंगेश जी अगर इसे कंक्लूड किया जाए तो लगता है कि अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से भी तैयारियां कम नहीं है, लेकिन ऐसा बहुत कुछ है जो अंदर अंदर हो रहा है जिसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। बिल्कुल, देखिए, आंदोलन से मेरा आंदोलन होने, जंतर मंतर पर प्रदर्शन होने और इन तमाम चीज़ों से मुझे कोई परेशानी नहीं है, एक पत्रकार को कोई परेशानी नहीं है।
मेरा मानना यह है कि जब आप सवालों के जवाब देने के बजाय बेहूदगी करते हैं, जब आप लफंगों की तरह व्यवहार करते हैं, तो उसका विरोध होगा और होना चाहिए। चाहे वो आप सेना के लोगों के साथ करते हैं, चाहे वो पुलिस कर्मियों के साथ करते हैं, चाहे आप पत्रकार के साथ करते हैं, महिलाओं के साथ करते हैं, लड़कियों के साथ करते हैं, तो आप पर सवाल खड़े होंगे। और नहीं तो कोई एक विश्वसनीय चेहरा सामने लाइए, ऐसा चेहरा सामने लाइए जो इस आंदोलन को ठीक से चला सके, तब भीड़ आपके साथ आएगी। आपको जुटाना नहीं पड़ेगा, उसके लिए आपको पिज्ज़ा और बर्गर खिलाना नहीं पड़ेगा। चलिए, तो इस उम्मीद में इंतजार किया जाए कि शायद यह आंदोलन एक सही दिशा ले, क्योंकि आंदोलन से किसी को ऐतराज नहीं है, लेकिन आंदोलन में जो हो रहा है उससे हर किसी को, इस देश के आम आदमी को भी ऐतराज है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे समाधान क्या निकलता है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।